इंटीड डी एम नमाली के साथ आप सुन रहे हैं मीट विद जिन्स। भूत प्रेत पिछल पैरी चुड़ैले भूतने या फिर छलावे, अगर आप भी इनके वजूद पर यकीन नहीं रखते तो जिन्नात से मुतालिक ये टिप्स जरूर सुनिए, भेजने वालों की अपनी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, मैं आपके साथ अपनी कज़न के साथ जो वाक़या पेश आया वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मेरी कज़न का नाम नबीला है और उसका ताल्लुक फालियाँ से है। जो लोग फालियाँ जाते हैं या जिन्होंने फालियाँ देखा हुआ है उन्होंने देखा होगा कि नहर के साथ साथ एक सड़क है और सड़क के एक साइड पे नहर है और सड़क की दूसरी साइड पे खेत है और बीच में कुछ थोड़े से मकान बने हुए हैं और मकान काफी दूर दूर बने हुए हैं और एक डाक बंगला भी है जो कि बहुत ज्यादा हॉन्टेड मशहूर है और वो बंद पड़ा हुआ है। वहाँ पे कोई मतलब डाक बंगले में कोई आके ठहरता नहीं है और वो बहुत पुराना है, पता नहीं सदियों पुराना है या उसका कुछ अंदाजा नहीं है क्योंकि बहुत पुराने जमाने की बनावट है उसके, लकड़ी के दरवाजों की और उसकी इमारत की, और काफी कुछ वो खस्ता हाल है, गिरा हुआ भी है और मोटे मोटे से ताले लगे हुए और बंद है। लेकिन उसके करीब से भी कोई गुजरना पसंद नहीं करता, कहते इसमें से अजीब गरीब सी आवाजें आ रही हैं। उधर से कोई गुजरता भी नहीं है और वो उधर से रास्ता भी नहीं है क्योंकि जो डाक बंगला है वो उसका गेट बंद है और वो रास्ते भी नहीं है, आगे खेतों से आगे जाके है तो वहाँ से इतना गुजर भी नहीं है किसी का। तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपने कजन की आप बीती, ये उसके साथ पेश आया और ये बिल्कुल सच्चा हुआ। वो लोग उधर रहते थे फालियां में और उनका घर भी बहुत बड़ा था और उनके घर में जामुन आम के दरख्त लगे हुए थे और बहुत कच्चा और खुला सा सहन था और जिस तरह के गाँवों में होते हैं कि साइड में एक साइड पे चूल्हे भी लगे हुए, बाहर किचन भी बनाया हुआ, अंदर भी किचन था छत वाला, लेकिन बाहर भी गर्मियों में बैठ के शाम को पकाने के लिए कच्ची मिट्टी के चूल्हे बने हुए थे और एक चबूतरा सा बना हुआ था। और हमारे वहाँ पे चावलों के खेत थे, यानी मेरी मैं कजन की जुबानी सुना रही हूँ आपको उसकी कहानी। वो कहती है कि हमारे वहाँ पे चावलों के खेत थे, जहाँ पे चावलों के खेत में आपको पता हर वक्त पानी खड़ा रहता है, वहाँ पे सिर्फ दूर से ही देखा जा सकता है, पानी दिया जा सकता है, या वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको पता होगा। हम लोग तो और ज्यादा तो लड़कियां थी तो घर में रहती थी ज्यादातर, बस यही है कि दूर से अपने खेत देख लेते थे। और हम लोगों ने जब भी बैठना होता था तो हम लोग सड़क के किनारे दरख्त लगे हुए थे बड़े बड़े, खेतों उससे आगे खेत शुरू हो जाते थे, खेतों की हिफाजत के लिए बड़े बड़े ऊंचे दरख्त लगे हुए थे जिनमें भैया ने अपने घर बनाए हुए थे और बड़े खूबसूरत वो दरख्त। हम उनकी छांव में अक्सर बैठ के सहेलियां बैठ जाया करती थी और बातें किया करती थी और सामने नहर का नजारा देखा करती थी, खूबसूरत सा व्यू था। इसी तरह एक दिन मैं बैठी, हम अक्सर दरख्तों के नीचे सहेलियां बैठ के बातें शातें किया करती थी, अपनी किस्से कहानियां किया करती थी। तो हम इसी तरह बैठे थे तो हम उस दिन सिर्फ हम दो ही थे, मैं थी और मेरी पड़ोसन साथ जो रहती वो थी। तो उसको थोड़ी देर बाद याद आया कि मेरी अम्मी ने तो मुझे भिंडियां तोड़ने के लिए भेजा था और मैंने तुम्हें देखा और मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर बातें करने लगी, तो मेरी अम्मी नाराज होंगी, मैं थोड़ी सी भिंडियां तोड़ के अम्मी को दे आऊं तो ताकि वो हांडी बना ले, तो मैं आती हूँ थोड़ी देर तक। खेत के साथ ही थोड़ी सी दूर 2-3 मिनट का रास्ता होगा, तो उसके घर का साथ ही हमारा घर भी था। तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ, कहने लगी नहीं तुम बैठो मैं अभी बस आ जाती हूँ। तो उसने उनके सहन में, मैं बता रही हूँ जैसे बड़े बड़े सहन और कच्ची मिट्टी के बड़े बड़े सहन थे, तो उन्होंने अपने सहन में काफी सब्जियां लगाई हुई थी, तो काफी उन्होंने भिंडियां लगाई हुई थी। तो उसने कहा कि मैं अपनी अम्मी को भिंडियां तोड़ के दे के आती हूँ, तुम यहीं बैठो जाना नहीं। खैर मैं दरख्त के नीचे बैठी रही, एकदम से अचानक से दूर से मैंने देखा कि कोई आ रहा है। जब करीब आया तो मैंने देखा कि तो बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा, मतलब बहुत ज्यादा लंबा और अच्छा हाइटेड इंसान था और शक्ल सूरत का भी बड़ा अच्छा था। तो उसने मेरे से पूछा किसी घर का पता, तो मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता। फिर उसके बाद उसने कहा कि आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? मैंने कहा मेरी दोस्त है जो घर गई है अभी आ जाएगी, तो मैं अकेली नहीं, हम दोनों बैठे थे। इस तरह उसने 1-2 सवाल किया और आगे चल पड़ा। आगे जाके मैंने को खास ख्याल नहीं किया कि
वो मुझे फिर नजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो मुझे नजर नहीं आया। मैं अपने ख्याल में थी, मैंने कहा हो सकता है आगे चला गया हो, खेत में चला गया हो, क्योंकि आगे मकई के खेत भी लगे हुए थे, तो खेतों में चला गया हो। मेरे जहन में कोई ऐसी बात नहीं आई। उसके बाद से वो मुझे काफी मर्तबा नजर आया आते जाते, मतलब जैसे हम जाते तो वो अक्सर जा रहा होता या आ रहा होता और सलाम दुआ करता। तो इस तरह कोई ये तो नहीं कह सकते कि दोस्ती हो गई या अच्छी सलाम दुआ हो गई, बस वो सलाम कर लेता था आते जाते और मैं भी सलाम का जवाब दे देती थी। मेरे साथ जो थी वो शनीला थी। शनीला ने कहा कि तुम इसको कैसे जानती हो, तो मैंने उसको बताया कि इस तरह जिस दिन तुम अपनी अम्मी को भिंडियां तोड़ के देने के लिए गई थी तो ये इसको किसी घर की तलाश थी, तो इसने मेरे से कोई एड्रेस पूछा जो मुझे नहीं पता था, और बस फिर इस तरह से ये मुझे फिर नजर आया तो फिर सलाम दुआ हो गई। तो उसने कहा अच्छा। तो एक दिन मैं अपने घर की छत पे शाम को, हम लोग गर्मियों में शहर में या अपने घर की छत पे सोया करते थे, चारपाइयां बिछा लिया करते थे, तो हम लोग बैठे थे तो मुझे इस तरह लगा कि सामने वाले जो दरख्त है उसके ऊपर उसका चेहरा मुझे नजर आया। तो मैंने अपनी आंखों को मलना शुरू कर दिया कि ये मेरा शायद वहम है, और उसके बाद वाकई वो मुझे नजर नहीं आया। फिर नजर आया, फिर मैं आंखें मैंने यूं की कि ये कैसे हो सकता है, वो तो इतना लंबा चौड़ा नौजवान है, वो इस दरख्त के बिल्कुल टॉप पर ऊपर, उसकी मतलब वो कैसे चढ़ सकता है या कैसे उसकी शक्ल इधर हो सकती है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन मुझे उसकी एक दो दफा उधर दरख्तों में शक्ल नजर आई, तो मैं खुद भी हैरान थी कि वो तो इतना लंबा चौड़ा है, ऐसे दरख्त के ऊपर और बिल्कुल टॉप पे तो नहीं वो बैठ सकता, या सिर्फ उसका चेहरा क्यों नजर आता है, बाकी जिस्म नहीं नजर आता। तो ये चीज मेरे लिए हैरान कुन थी और मुझे बड़ी अजीब सी लगी, और मैंने कहा ये मेरी आंखों का, मैंने अपने ही आप को कहा कि मैंने कहा ये मेरी आंखों का धोखा है। क्या हो गया मुझे, क्यों उसकी मतलब इस तरह चेहरा नजर आया। मैंने उसके ख्याल को जहन से झटक दिया, और अक्सर इस तरह होता कि वो मुझे कभी दरख्तों में नजर आता, कभी सड़क पे चलते हुए नजर आ जाता। यानी हम जब भी दरख्त के नीचे बाहर सड़क के किनारे जाके बैठते तो वो अक्सर मुझे गुजरते हुए नजर आ जाता और सलाम दुआ करता। तो एक दफा ऐसा हुआ कि मैं और मेरी दोस्त, हम दोनों ने कहा कि हम आगे जाके जो छलियों के खेत है, हम छलियां तोड़ के लाते हैं और हम ताजी ताजी छलियां खाएंगे। मैं और मेरी दोस्त शनीला, हम दोनों सड़क पर दौड़ते हुए आगे खेतों में निकल गए। हमने खेतों में से छलियां तोड़ना शुरू की। मुझे लगा कि मेरा दुपट्टा किसी ने खींचा कोना मेरा। मैंने कहा ये मेरा वहम है, क्योंकि मुझे फिर उसकी ही शक्ल नजर आई, उसी शख्स की शक्ल नजर आई, लेकिन कि मुझे ऐसा लगा उसने मेरा दुपट्टा पकड़ा। लेकिन जब मैंने दुपट्टा छुड़ाया और देखा तो मेरा दुपट्टा कोई वो वहां नहीं था, वो बस मेरा दुपट्टा किसी उसमें पौधे में अटका हुआ था। तो फिर मैंने वहां से छुड़ा लिया। मुझे मतलब बार बार हर जगह हर किसी उसमें मुझे क्यों नजर आता था, मुझे इस चीज की समझ नहीं आई कि मुझे उसका चेहरा क्यों नजर आ जाता था, या ऐसा वहम होता था या ऐसा मेरे साथ हकीकत में हो रहा था। लेकिन वो मेरे जहन पे फिर सवार हो गया, मतलब हर जगह नजर आता और हर वक्त नजर आ जाता। तो मेरे जहन पे एक चीज जैसे छप सी जाती है कि छप गई थी, और वो अक्सर मुझे बार बार देखने को मिलती, तो मेरे जहन पे सवार हो गया उसका चेहरा। और किस वक्त मेरे जहन में उसका चेहरा बस गया मुझे कुछ पता नहीं चला। एक दिन मैं इसी तरह बैठी थी और वो सामने से गधा गाड़ी आ रही थी, तो उसपे भी वो वही बैठा हुआ था। तो गधा गाड़ी आई और उसने गधा गाड़ी वाले ने उतर के कुछ घास वास इकट्ठी की और अपने गधे पे रखी, और वो भी बैठा हुआ था। वो मुझे बैठा हुआ नजर आता रहा, इशारे से सलाम दुआ हुई, और फिर वो गधे वाले ने अपने गधे के ऊपर घास शास रखी, मुझे पट्टे थे बंधे हुए, गाड़ी में घास वास डाली और फिर वो चला गया। इसी तरह वो मुझे अक्सर, जब मैं एक दफा आटा गूंद रही थी, आटा गूंदने के लिए मैंने आटा परात में छान के रखा, तो मेरा जो आटा था, थोड़ी देर बाद मैं पानी लेने गई जग में आटा गूंदने के लिए, तो मेरा आटा गूंदा हुआ रखा था। मैं हैरान परेशान, ये बात मुझे समझ नहीं आई। मैंने अपनी अम्मी को बताया, तो अम्मी ने कहा नहीं, तुम ज़हनी तौर पे खोई हुई हो, गूंदा होगा और पानी लेने गई हो तो तुम्हें ध्यान है कि ये गूंदा हुआ। ऐसे तो नहीं होता, ऐसा तो कभी नहीं, ना हमारे साथ हुआ ना कभी ऐसा हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। ये ऐसे
चंद छोटे छोटे ऐसे वाकयात होते जिनका मुझे खुद भी यकीन ना था। फिर एक दफा ऐसा हुआ कि मैं रात को जाग रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, न जाने किस वजह से। बहरहाल मैं करवटें बदल रही थी, बहुत एकदम से बारिश और बादल गरज रहे थे। मतलब ऐसा समा था कि जो सोए हुए थे वो भी जाग गए थे, क्योंकि बादल बहुत जोर जोर के गरजे थे और बारिश बहुत तेज शुरू हो गई थी। इसी उसमें मैंने देखा कि मेरे कमरे में लाइट तो नहीं थी, लाइट चली गई थी, अंधेरा था, लेकिन मुझे उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। मैं अपने ख्यालों में मगन थी कि मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे इस तरह हर जगह क्यों नजर आते हो? तो उसने मुझे कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं शायद तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। और मैं उसकी बातें सुनती रही। उसने कहा मैं कल आऊंगा और कल रात को तुमने मेरे साथ जाना है, मेरे साथ चलना है। मैं उसकी बातें सुनती रही और इसी असना में फिर मुझे थोड़ी देर में नींद आ गई, आलूदगी सी तारी हो गई और मैं सो गई। अगले दिन फिर ऐसा हुआ कि रात को मुझे कहने लगा चलो मैं तुम्हें सैर करा के लाता हूँ। और मैं हैरान परेशान कि भाई ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा मैं कैसे आपके साथ जा सकती हूँ, रात का टाइम है, मेरे वालिदैन साथ वाले कमरे में सोए हुए, मेरे बहन भाई सोए हुए, कोई जाग गया और किसी ने मुझे देख लिया घर से निकलते तो क्या? तो उसने कहा कोई तुम्हें नहीं देखेगा, आंखें बंद कर लो। और मुझे फिर मैंने आंखें बंद कर ली और नींद का नींदगी में मुझे नहीं पता कि मैं कैसे उसके साथ उन जगहों पे पहुंची। और मैं सैर करके और फिर वो मुझे सैर करवा कर वापस मेरे कमरे में उसी तरह छोड़ गया। ये सिलसिला कोई 4-5 दफा चला, मतलब 4-5 दफा मैं उसके साथ रात को सैर पे जाती थी। और मुख्तलिफ इलाके जो कि ना मैंने कभी देखे थे ना मैंने उनके नाम सुने थे, बहुत खूबसूरत जगहें, बहुत प्यारी प्यारी पहाड़ियाँ, नहरें, आबशारे और फूलों के बाग पूरे पूरे घूम फिर के मैं जब वापस आ जाती तो मैं फिर उन्हीं नजारों में खोई रहती। उसने मुझे कहा एक दिन, उसने मुझे कहा कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता आप कौन है। तो उसने कहा मैं फिक्का जिन्नात से ताल्लुक रखता हूँ। इससे कि मैं एकदम जो दिल की धड़कन थी वो तेज हो गई। तो उसने मुझे कहा कि मैंने आपको इसी तरह दरख्त के नीचे बैठे देखा था और मैं जब गुजरा था मुझे आप अच्छी लगी और मैंने आपसे दोस्ती की और फिर मुझे आपसे प्यार हो गया। तो हम लोग तो फिक्का जिन्नात से हैं, तो हमें शादी तो नहीं हो सकती इंसानों से, लेकिन मैं आपको पसंद करता हूँ और अपने जो हमारे जो इलाके है उसमें लेके जाना चाहता हूँ और ये मेरी असली शक्ल नहीं है। तो मैं उसकी बातें सारी सुनती रही। तो मैंने कहा कि ये आप किसकी फिर शक्ल में आते हैं, आपकी असली शक्ल नहीं है? तो उसने कहा ये मैंने इंसानी शक्ल इख्तियार की, अगर तुमने मुझे असली शक्ल में देख लिया तो डर जाओ। मैंने कहा जी नहीं, मैं इतनी बहादुर हूँ, मैं नहीं डरूंगी, आप मुझे अपनी असली शक्ल दिखाएं, असली शक्ल में आए। और जब वो असली शक्ल में आया तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई उसकी असली शक्ल देख के और मैं बेहोश हो गई। मैंने इतनी शदीद किस्म की चीख मारी कि मेरे सारे घर वाले मेरे पास आ गए, परेशान हो गए और मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे कुछ पता नहीं कि जब मैं होश में आई तो मेरी अम्मी कहती है कि तुम 2 दिन बाद होश में आई हो, ऐसा क्या हो गया? डॉक्टर भी, हकीम, गांव के हकीमों ने देखा, डॉक्टर के पास शहर में लेके गए, लेकिन किसी को कुछ पता न चला कि मैं क्यों बेहोश हो गई। और डॉक्टर ने कहा कि इसके जहन पे कोई बहुत बुरा किस्म का असर हुआ, दबाव, कुछ शदीद किस्म का दबाव है इसके जहन पे, जिसकी वजह से इसे होश नहीं आ रहा था और ये बेहोश हो गई थी। बहरहाल फिर मुझे घर लाए और फिर मैं दुआएं मांगती रही कि अल्लाह करे मुझे दोबारा उसकी शक्ल नजर ना आए। इतनी शदीद और खौफनाक किस्म की शक्ल थी उसकी। उसका जिस्म जो था वो तो इंसानों की तरह था, लेकिन उसकी शक्ल भेड़िए जैसी थी और उसके कान इतने लंबे थे कि उसके कान बहुत ज्यादा लंबे थे, नीचे तक लटक रहे थे उसके कान। और उसके चेहरे पे और जिस्म पे इतने बड़े बड़े बाल थे और कुछ भेड़िया नुमा शक्ल थी उसकी और अजीब सी हैयत, जिसको देख के कराहत और खौफ से मेरे अभी सोचती हूँ मैं तो खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर एक दिन वो फिर मुझे मिला उसमें जिस शक्ल में वो लगता था। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, मैं आपके साथ दोस्ती करना नहीं चाहती, आप आइंदा मुझे नजर मत आए। तो ये बात बड़ी बुरी लगी और उसने मुझे कहा कि ऐसे ना कहो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हें ना देखूं, तुम्हें ना मिलूं तो मुझे चैन नहीं आता, खुदारा ऐसे ना कहो।
تو میں نے اسے کہا کہ نہیں، پھر بھی میں خوف سے میری آواز اس کے سامنے نہیں نکل رہی تھی اور میرے رونگٹے کھڑے تھے، لیکن اس کی شکل، وہ اتنی پیاری شکل میں آتا تھا نا، تو لیکن میں یہ سوچی تھی کہ یہ اس کی اصلی شکل نہیں ہے، اس لیے میرے رونگٹے بھی کھڑے تھے، میں ڈری ہوئی بھی بہت تھی، میری آواز نہیں نکل رہی تھی، اور میں نے کہا نہیں پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ بالکل نہیں جا سکتی تمہارے قبیلے میں، اور میں بالکل تم سے تعلق رکھنا نہیں چاہتی۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنے والدین کو بتایا کہ اس طرح ساری بات بتائی، پھر میرے والدین نے کسی عالم سے رابطہ کیا اور مجھے اس کا باقاعدہ علاج کروانا پڑا، اور وہ بضد تھا کہ میں نے اس کو چھوڑ کے نہیں جانا، اور جب اس کا اتار ہوا تو وہ بہت چیخے مارتا ہوا اور بہت ناراض ہوتا ہوا نکلا ہے اور گیا ہے، وعدہ کر کے کہ میں واپس نہیں آؤں گا۔ تو عالم سے انہوں نے وعدہ کیا، اور وہ بہت دکھی تھا اور بہت ناراض تھا اور بہت چیختا چلاتا ہوا چلا گیا کہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا آپ نے، اس طرح کی فکر کہتا ہوا۔ مجھے بعد میں دکھ بھی ہوا، لیکن جب اس کی اصلی والی شکل مجھے یاد آتی تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور میں سوچتی کہ بہت اچھا ہوا کہ مجھے اس کی اصلیت پتہ چل گئی، ورنہ شاید میں اور گمراہ ہو جاتی۔ یہ میرے والدین کی دعائیں تھی جو میں جلدی ہوش میں آ گئی اور میری جلدی آنکھیں کھل گئی، اس کی اصلیت مجھ پہ کھل گئی۔ شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اب جب بھی میں یہ واقعہ یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور مجھے میری زندگی کا ساتھی ہے جو میرے سر کا تاج ہے، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے جو میرے نصیب میں لکھا وہ بہت اچھا تھا اور وہ بہت اچھا ہے۔ شکر اس سے جان میری چھوٹ گئی، میں بہت شکرانے بھیجتی ہوں، بہت شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا کہ اس نے میری جان اس سے چھڑا دی۔ اگر آپ ان ٹیپس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اپنی وائس ٹیپ میں مجھے ٹیپ بنا کے ارسال کیجیے ای میل کے ذریعے اور میرے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر۔ اگر آپ بھی اپنی یادداشتوں میں کوئی ایسا واقعہ رکھتے ہیں جس سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور دلوں میں خوف طاری ہو جائے، میرے دیے گئے ای میل ایڈریس پر ارسال کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ پر ارسال کیجیے۔ بہت شکریہ سننے کے لیے، سنتے رہیے میٹ ود جینس۔